अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे बल्कि सीख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फैक्टराइज और पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। सही है। कल हमने क्या किया था, हमने पार्टीशन वैल्यूज जो है ना कंप्यूट की थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से या डिस्क्रीट डेटा से। सही है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ partition values or fractals from continuous group data। सही है। तो आज भी सीख लेंगे कि किस तरह हम कंप्यूट करते हैं। तो इसके लिए मैं ये बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, इसको मैं ले लेता हूँ। ये क्लासेस में फर्स्ट क्लास है 10 to 19, दूसरा क्लास है 20 to 29, तीसरा है 30 to 39, चौथा है 40 to 49 और पांचवा है 50 to 59, छठा है 60 to 69। ये क्लासेस हैं। सही है। ये क्लासेस हैं। हर क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो जरा मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, दूसरी की है 18, तीसरी की है 27, चौथी की है 20, पांचवी की है 17 और फाइनल आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 6। सही है। तो ये हो गई क्लासेस और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, जिस तरह हम करते हैं ना, तो डेटा तो गिवन है, क्लासेस ऑलरेडी ऑर्डर में है। सबसे छोटा क्लास सबसे ऊपर है, फिर दूसरे नंबर पे जो छोटा क्लास है, इसके बाद दूसरे नंबर में भी तीसरे, और ये तो ऑलरेडी ऑर्डर है। सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था ना, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जब भी हम पार्टीशन वैल्यू कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज बनाएं या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। सही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएं या क्लास बाउंड्रीज का। तो उस दिन अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट क्या बनाया था, हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। आज हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहले बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज बाद में बनाएंगे, मसला कोई नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट कॉलम से अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएं या क्लास बाउंड्रीज का बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं क्या करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो ये हो जाएगा 12, इसको ऐड, दोनों को ऐड करके 30 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करके 57 बन जाएगा। 57 बन जाएगा ना। अच्छा, और ये चार को ऐड करके ये बन जाएगा 77। सही है। फिर ये बन जाएगा 94 और फिर जो है ना ये हो जाएगा 100। ये 6 है, डबल 0 नहीं है। तो इस तरह जब से हो गया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। सही है। अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पार्टीशन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं, पार्टीशन वैल्यूज में क्या आता है, मीडियन आता है, क्वार्टाइल्स आते हैं, डिसाइल्स आते हैं, परसेंटाइल्स आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में अमूमन यही दिए होते हैं और यही पूछते हैं कि ये बस कंप्यूट करते हैं। सही है। तो जब भी हम पार्टीशन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। सही है। दूसरे नंबर की क्या देखना है, हमने इन क्लास को देखना है कि क्लासेस किस टाइप की दी गई है। आया कि क्लास लिमिट से ये और इमेज हो रही कि इमेज नहीं हो रही। अगर इमेज नहीं हो रही है मतलब प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट अगर बराबर नहीं है तो फिर ये क्लास लिमिट से, और अगर ये एग्जैक्टली द सेम है तो फिर ये क्लास बाउंड्रीज है। और हमें पार्टीशन वैल्यूज की
कि ये क्या चाहिए, हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, हमें क्लास लिमिट नहीं चाहिए होती, सही है। तो जब हम पार्टीशन कंप्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ये क्लास लिमिट से तो क्लास के साथ दरमियानी लिमिट होना चाहिए, सही है। अभी हम क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए मैं आपको बता रहा था कि वो पिछली वीडियो में कि इस लोअर लिमिट से, सही है, ये सक्सीडिंग क्लास के लोअर लिमिट से प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ आई बात। तो इस तरह ये 20 से 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नंबर आ गया उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो इधर स्पेसिफिक केस में 20 माइनस 19 से 1 आता है, 1 को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5। तो उस 0.5 को अगर हम इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर ऐड कर देंगे, सही है। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि इधर और इस लिमिट का और इस लिमिट का डिफरेंस 1 है, इस लिमिट का और इस लिमिट का डिफरेंस 1 है, इस लिमिट का और इस लिमिट का डिफरेंस 1 है। ये अमूमन बहुत ज्यादा केस में यही 1 होता है या 2 होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि इधर का डिफरेंस, इधर का डिफरेंस, इधर का डिफरेंस, इधर का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। लेकिन अभी ध्यान देना है, अगर कांस्टेंट नहीं है, इधर 1 है डिफरेंस, इधर 2 है, इधर 5 है सपोज, तो आपने फिर उसी तरीके से हर क्लास में जो अलग अलग कंप्यूट करना है वो डिफरेंस, समझ आई बात है जो कह रहा हूं। हां, अगर ये सारा 1 है ना, 20 माइनस 19 1, 30 माइनस 29 1, 40 माइनस 39 1, 50 माइनस 49 1, 60 माइनस 59 1, तो सारों का 1 है, तो बस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सारों के लिए फिर वो ऑपरेशन कर लेंगे। लेकिन अगर ये 1 नहीं है, इधर 1 है, इधर कोई 20 माइनस 19 1 है, और इधर अगर 31 है और 29 है तो फिर 2 बन गया, इधर अगर ये सपोज 40 है 35 ये 5 बन गया, तो फिर आपको क्या करना है, हर क्लास के लिए यह डिफरेंस 2 पे डिवाइड करना है और उस क्लास की लोअर लिमिट से वो डिफरेंस जो हम 2 पे डिवाइड हुआ है वो रिजल्ट लोअर लिमिट से ही सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट के साथ ऐड करना है। ये तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी फिर से मैंने डिस्कस कर दी। तो चलो इस केस में डिफरेंस कितना है, ये 1 है, 20 माइनस 19 30 माइनस 29 ये 1 है, तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 को अभी क्या कर लेंगे, अभी लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट के साथ ऐड कर लेंगे। तो अगर हम 10 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9.5 और ये इधर ऐड करेंगे 19.5, सही है। फिर दूसरी क्लास में आ जाएगा 19.5 29.5 29.5 39.5, सही है। फिर यह जाएगा 39.5 और यह जाएगा 49.5, यह जाएगा 49.5 और 59.5, यह जाएगा 59.5 और ये 69.5। तो अभी आप देख सकते हैं ना ये क्लास बाउंड्रीज बन गई है। प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की या करंट क्लास की लोअर लिमिट एग्जैक्टली सेम हो गया। हर क्लास में आप देख सकते हैं 19.5 19.5 29.5 29.5 39.5 39.5, तो हर क्लास में देख सकते हैं। अभी देयर इज नो गैप, अभी कंटिन्यूअस हो गए, ठीक है, ये फिर जगह कंटिन्यूअस हो गई। इधर कंटिन्यूटी नहीं थी, इधर ये क्लास 10 से 19 तक थी, फिर ये 20 से 29 तक थी, इधर ये गैप रहा, 1 का गैप रहा। कहने का मतलब है अगर 19.7 पे ऑब्जर्वेशन डेटा में होता तो इसके लिए कोई जगह नहीं था। इससे 19.7 19 से बड़ा है और 20 से छोटा है, लेकिन किसी क्लास में फिर वो एडजस्ट नहीं हो सकता था। अभी इस तरह कोई इशू नहीं है, अभी हर जो चाहे जो भी नंबर हो, सही है, 9.5 से लेकर 69.5 तक जो भी नंबर है तो इसके लिए हमारे पास जगह मौजूद है, क्लास मौजूद है, किसी क्लास में हम एलोकेट कर सकते हैं। समझ आई बात, यही इसकी रीजन है, सही है। चलो अभी इधर तक ये बस वो पुरानी बातें थी और अभी नहीं भी इतनी मुश्किल कोई नहीं है, चलो कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसे क्वार्टाइल 1 लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल, सही है, वो कंप्यूट करता हूँ। मीडियन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कंटिन्यूअस डेटा से हम मीडियन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो मैं Q1 फाइंड करता हूँ। तो Q1 के लिए हम क्या कर लेंगे, वो फार्मूला होगा साइज ऑफ, समझेगा, ये हो जाएगा समीशन एफ। अभी समीशन एफ इधर ये हमने करना है, तो आपको याद है ना, बता भी दिया था ना कि समीशन एफ
ये आता है 100 समेशन एफ टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होंगे। इधर भी प्रीवियस सारे ऐड होते हैं और इधर भी सारे ऐड होते हैं, तो फिर आंसर एक आ जाता है। सही है, तो समेशन एफ 100 आ गया। तो इस जनरल फार्मूला में अभी ये आ जाएगा समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू या नंबर। ये मैं जरा चेंज करता था कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम बहुत सारे अल्फाज लिख सकते हैं इधर। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम वो न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं। तो ये होगा साइज ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 4 आइटम वैल्यू या आइटम एबीसी। सही है, तो अगर आप देख ले तो इधर ही अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा 25th ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 देखना है। अगर 25 एग्जैक्टली मौजूद है, सही है, तो उसका अगेंस्ट क्लास बॉन्ड्स में वो क्लास हमारे पास क्या होगा, लूर क्वार्टाइल का क्लास होगा। इसका क्या मतलब होगा, वही क्लास में उसी क्लास में क्वार्टाइल 1 एग्जिस्ट करेगा, उसी क्लास में क्वार्टाइल 1 पड़ेगा। समझ आई बात? क्वार्टाइल 1 विल फॉल इन दैट क्लास। सही है, तो अभी चूंकि 25 एग्जैक्टली है नहीं, तो 25 से ऊपर इन अवेलेबल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 30 है। 25 से ऊपर एग्जैक्टली उसकी फौरन बाद जो आती है इन अवेलेबल नंबर्स में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में वो 30 है। तो 30 का अगेंस्ट जो क्लास है दैट विल बी द Q1 क्लास, दिस विल बी Q1 क्लास। सही है, तो अभी हम इस क्लास को कंसीडर कर लेंगे। देखो हम ये क्यों करते हैं, ये बहुत सारे नंबर्स हैं और ये पार्टीशन वैल्यू जितनी भी है ये सिंगल नंबर मेजर होता है। सही है, और इसमें इनफिनिट नंबर है। तो हम अभी इंटरपोलेशन कर लेंगे। सही है, इंटरपोलेशन के तहत हम सिंगल नंबर अभी निकालेंगे। तो इसलिए अगर हम इंटरपोलेशन करेंगे, जिस तरह मैंने आपको मिडिल वाली वीडियो में बता दिया था ना कि अभी हम इंटरपोलेशन उसी दिन मैंने कहा था कि इंटरपोलेशन से हम वो स्पेसिफिक नंबर निकालते हैं। तो इधर भी वो स्पेसिफिक अभी नंबर जो है ना अभी निकालेंगे। तो अभी उसका फॉर्मूला किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 वही L प्लस I ओवर F, ये मेरी समीशन F से करूँगा, समीशन F ओवर 4 माइनस CF। ये वही फार्मूला है, मीडियन की तरह है, थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। Q1 L प्लस I ओवर F समीशन F ओवर 4 माइनस CF। ये L क्या है, L इस क्वार्टाइल जिसमें ये क्वार्टाइल 1 आता है ना, तो पढ़ता है, तो ये उसी क्लास का लोअर लिमिट है। तो मैं चलो साथ साथ लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा 19.5 प्लस I क्या है, I इंटरवल है, ये इसका और इसका कितना गैप है। सही है, तो ये आ जाएगा 10। सही है, बाज बुक्स में इस I की जगह H भी लिखा होता है, जिसे हाइट कहते हैं, क्लास हाइट। सही है, तो कंफ्यूज ना हो, अगर किसी बुक में I दिया है या किसी बुक में H दिया है, इसका मतलब वही इंटरवल है। तो ये आ जाएगा 10। F क्या है, F इसी क्लास की जिसमें क्वार्टाइल 1 एग्जिस्ट होता है ना, तो उसी क्लास की सादा फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा, इसे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। सही है, तो उस Q1 क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा 18। उसी दिन अगर आपको याद है तो मिड वाले फार्मूले में इधर हमने स्मॉल n लिखा था। इसका मतलब क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन, और समेशन F का भी मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, और n का भी मतलब यही है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये वही 100 आ जाएगा, 100 ओवर 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इसका मतलब क्या है कि ये जो Q1 क्लास है, इससे पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे पहली क्लास की, ये जरा मेमोराइज करना है। सही है, Q1 क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही नहीं, लेकिन इससे पहली क्लास की, प्रीवियस क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा कल। सही है, बस अभी कुछ नहीं रहा, अभी जस्ट सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो ये आ जाएगा 19.5 प्लस
10/18 और ये अगर हम डिवाइड कर देते तो 25 देगा और फिर ये आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 19.5 प्लस 10/18 वंस अगेन, और इससे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, सही है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 19.5 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 130 डिवाइड बाय 18। अच्छा हेल्प मी प्लीज, ये 130 को 18 से डिवाइड करो कैलकुलेटर से, क्या जाता है, ये आ जाएगा 19.5 प्लस इससे क्या आ जाएगा 7.4। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है 26.9। This is Q1. This is the lower quartile. This is the value below which 1/4 of the observations are falling. See, this is the value below which 25%, 1/4 of the observations are falling. इस observation से डेटा सेट का 1/4 हिस्सा छोटा है, चारों में से एक हिस्सा इस observation से छोटा है। सही है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि 25 ये ऑब्जर्वेशन इस केस में कितनी है 100 है, तो इस नंबर से छोटे कितने हो गए 25 हो गए, समझ आई बात, और इस नंबर से बड़े कितने हो गए 75, समझ आई बात, यही ठीक है। अच्छा वो उसी दिन वाली बात याद है, ये अभी Q1 आ गया, अभी Q1 को देखते हैं कि अच्छा ये जिस क्लास जो क्लास है ना करस्पॉन्डिंग, क्या इसकी बीच में आता है, इसके लोअर लिमिट से तो छोटा नहीं है ना, और इसके अपर लिमिट से तो बड़ा नहीं है ना, देख सकते हैं। अगर इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो तो डेफिनेटली द आंसर इज इनकरेक्ट, सही है। अगर इस क्लास के इंटरवल से ये आंसर बाहर हो तो डेफिनेटली द आंसर इज इनकरेक्ट, लेकिन अगर इसके बीच हो तो फिर आप इसे श्योरली करेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिर आप बिलीव कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे बाहर हो फिर आप बिलीव नहीं कर सकते, फिर बिल्कुल गलत है, सही है। So this was what? This was Q1, ठीक है, ये लोअर क्वाड्रेंट हो गया, समझ आई बात, ये अच्छा। अभी मैं कर देता हूँ कोई दूसरा पार्टीशन वैल्यू, दूसरा मैं कर देता हूँ Q3, सही है, Q3 कर देता हूँ अपर क्वाड्रेंट, तो Q3 का वही फार्मूला, साइज ऑफ आ जाएगा 3 टाइम्स समीशन f ओवर 4 आइटम, यही इधर Q3 है तो समीशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है बस, ओनली डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, सही है। तो इसको Q3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम देख लें तो नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमेरिकल नंबर डालते हैं, समीशन f की जगह साइज ऑफ ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, सही है। तो अभी अगर हम इसे और सिंपलीफाई कर लें तो ये आ जाएगा Q3 साइज ऑफ ये 25 आ जाएगा, इसे 75 आ जाएगा, 75 जो भी ऑब्जर्वेशन है ना वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये कि इस तीन हिस्से सीरीज के 3 हिस्से छोटे हैं और एक हिस्सा बड़ा है, इस पोजीशन पे जो भी नंबर है, तो इस पोजीशन पे जो भी नंबर है ना वो अभी 75 75 इस पोजीशन पे जो भी नंबर है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, अगर 75 एग्जैक्टली कहीं है तो उसके अगेंस्ट, अगर नहीं है तो 75 के फौरन बाद जो भी नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है ना तो वो लेंगे। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये है 77, तो 77 के अगेंस्ट जो ये Q3 क्लास हो गया, इसका क्या मतलब है कि इसी क्लास में इन ऑब्जर्वेशन के बीच Q3 का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो फॉल करेगा, इधर आएगा, इधर एग्जिस्ट होगा, सही है। तो ये हो गया वही क्लास Q3 क्लास। अभी हम इंटरपोलेशन करेंगे जिस तरह हमने बाकी इक्वेशंस में किया ना, तो इंटरपोलेशन के थ्रू अभी हम आ जाएंगे, तो आ जाएगा Q3 अभी L प्लस I ओवर F 3 टाइम समीशन F ओवर 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही बस 3 इधर आ जाता है तो समीशन F के साथ मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो बस अभी वो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं और सिंपलीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा Q3 L क्या है इस Q3 क्लास
जिस क्लास में Q3 फाइल होता है, एग्जिस्ट होता है ना, तो उसका लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा 39.5, क्या आ जाएगा 39.5 प्लस आई आ जाएगा 10, क्योंकि साथ का कांस्टेंट है। इसी क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 20, सही है। और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, 3 आप कीजिएगा, सफिशिएंट कीजिएगा 100 और डिवाइड बाय 4 माइनस जो क्लास जिस क्लास में Q3 फाइल होता है, सही है, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, लेकिन उसकी पिछली क्लास की पहले जो, तो उसकी ये जो है 57, सही है। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है सब। यह जाएगा Q3 39.5 प्लस 10/20, यह जाएगा, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 75 माइनस 57, सही है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह जाएगा Q3 = 39.5 प्लस 10/20, ये इसका डिफरेंस हमें क्या देगा 18 देगा। अच्छा, तो यह जाएगा 18, सही है। अभी एक सिंप्लीफाई करते हैं तो यह जाएगा Q3 = 39.5 प्लस, अगर इसको हम कर देते हैं ना तो यहाँ 9 देगा, सही है। इसको इससे करते हुए आ जाएगा, इसको इससे करते तो 9, तो ये हमें 9 देगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Q3 का, ये आ जाएगा 48.5, 48.5। So this is the third quartile. अभी देखते हैं कि कोई बिलीव कर सकते हैं ठीक होने का, इस आंसर की ठीक होने का, तो ये हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस क्लास की इंटरवल में आता है, लोअर लिमिट से बड़ा है और अपर लिमिट से छोटा है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता, इस लोअर लिमिट से छोटा नहीं हो सकता और इस बड़े लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता, सही है। तो ये है एक क्लू, एक चेक है, एक रफ चेक है कि whether you can believe or not, सही है। तो ये हो गया Q3। अभी डिसाइड का एक फाइंड करता हूँ और एक परसेंटाइल का फिर वाइंड अप करते हैं। डिसाइड का मैं करता हूँ, तो चलो कौन सा डिसाइड करूँ, डिसाइड D 7 करता हूँ या 6 करता हूँ, चलो सही है, D6 कर दूंगा। तो ये आ जाएगा साइज ऑफ, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि अभी डिसाइड किया है ना, ठीक है। अच्छा, तो अभी कर लेंगे, ये आ जाएगा D6 साइज ऑफ, ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो अगर आप ये कैंसिल करते हैं साथ साथ भी आ जाएगा, आंसर देगा हमें, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गई, तो ये हमें आंसर देगा 60, सही है। तो D6 क्या जाएगा, D6 जो ऑब्जर्वेशन है ना इस डेटा सेट को, इस डेटा सेट में, तो वो हमारे पास क्या है, D6 है, 6 डिसाइड है, 6 ऑब्जर्वेशन, सही है। तो 6 ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या करना है, वही तरीका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, अगर एग्जैक्टली मौजूद है तो उसके अगेंस्ट जो क्लास बाउंड्स वाला क्लास है वही, अगर मौजूद नहीं है तो फिर उसके ऊपर, तो इधर एग्जैक्टली मौजूद नहीं तो जो 77 आता है ना 60 के बाद फौरन, तो इसका अगेंस्ट यही, जिस क्लास में Q3 फाइल होता है उसी क्लास में D6 भी फाइल होता है, एग्जिस्ट होता है, सही है। तो ये क्लास, तो इसके लिए फिर वो इंटरप्रिटेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा D6 L प्लस I ओवर F 6 टाइम्स समेशन F ओवर 10 और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ आई बात। तो अच्छा, इस क्लास इस क्लास की लोड लिमिट क्या है, वही 39.5 है, सही है। तो यह जाएगा 39.5 प्लस 10 ओवर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की का मैं बात कर रहा हूँ, तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 20 है ना, अच्छा। और ये 60, ये सिंप्लीफिकेशन, ये टर्म ये ऑलरेडी हमने इधर किया हुआ है, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हमने किया हुआ है, 60 आता है, समझ आएगी बात में क्या कह रहा हूँ। ये टर्म जो है ना, ये वाला 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन f ओवर 10,
इसको इधर हमने अलग सिंप्लीफाई किया और जो 60 दे देता है, तो इसका आंसर आप ब्रदर के ऊपर से निकलेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास है जिसमें D6 फायर करता है वो नहीं, उसकी पहली क्लास की उसकी जो ये छोटा जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 57 आ गया 7, हाँ ये 57, सही है, ये होगा 57। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बस वो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.5 प्लस 10⁻20 और इससे आ जाएगा 3, सही है। तो अगर हम इसको आगे कर सॉल्व करते हैं तो 39.5 आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा और इसको डिवाइड करके 0.5 देगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, वो फाइनल आ जाएगा 41, D6 = 41। अगर हम 39.5 को और वो 1.5 को ऐड कर देते हैं तो D6 क्या जाता है, वो 41 आता है, तो 41 इज द आंसर फॉर D6, सही 41। अगर आप इन ऑब्जर्वेशन को इस तरह लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 41 ऑब्जर्वेशन जो है ना 41 60 नंबर पे आ जाएगा, सही है, तो इससे 60% ऑब्जर्वेशन छोटे होंगे और 40% ऑब्जर्वेशन बड़े होंगे, सही है, हाँ, सो दिस वाज D6, सही है। फाइनली इस जगह पे मैं आपको 1% फाइल कंप्यूट करता हूँ, फिर बस पॉइंट आप करते हैं नीचे को, सही है, इस जगह पे क्योंकि अभी जगह बचा है बोर्ड फिल हो गया ना, तो मैं इधर कर देता हूँ P, कौन सा करूँ, P73 करता हूँ, चलो सही है, तो ये जाएगा साइज ऑफ, यह जाएगा 73 मल्टीप्लाइड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि अभी हम परसेंटाइल पे आते हैं ना, आगे तो ये होगा आइटम, सही है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइज ऑफ यह जाएगा 73 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, सही है, सही, तो यह जाएगा आंसर, सही है। तो अभी होगा साइज ऑफ 73rd ऑब्जर्वेशन, तो अभी पुरानी बात 73 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, एग्जैक्टली अगर मौजूद है तो उसका अगेंस्ट क्लास बाउंड्रीज वाली क्लास में लेंगे, लेकिन अगर मौजूद है तो उसके ऊपर, तो 73 एग्जैक्टली मौजूद नहीं है तो जिस क्लास में ये 77 आता है तो 77 वाला कंसीडर करेंगे, तो 77 क्या अगेन जो क्लास बाउंड्रीज वाला क्लास है ना वो कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस क्लास में Q3 आता है उसी क्लास में D6 भी आता है और उसी क्लास में P73 भी आता है, तो ये क्लास लेंगे। तो इसके लिए अभी हम इंटरपोलेशन करेंगे, तो इंटरपोलेशन के लिए वही फार्मूला हम कर देंगे, ये हो जाएगा P73 = L प्लस I ओवर F समेशन 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, 73 मल्टीप्लाइड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय 100 और माइनस 4 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। अभी तो मैं जरा जल्दी से कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा P73, ये आ जाएगा P73, ये आ जाएगा L, इसी क्लास की L क्या है 39.5 प्लस I वो 10 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाय ये 73 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इससे ये 57 आ गया ना 57, सही, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जिस क्लास में P73 आता है उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहली क्लास की, सही है, तो ये होगा। तो अभी बस सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 39.5 प्लस 10/20 और इसको 73 आ जाएगा माइनस 57, तो इससे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.5 प्लस 10/20 और इससे आ जाएगा 16, आई थिंक, सही है, 16 आता है ना, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो
तो आ जाएगा 39.5 प्लस इसको अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमें 8, सही है। और फाइनल आंसर क्या जाएगा 373, ये आ जाएगा 47.5। सो दिस इज 373। 47.5 वो ऑब्जर्वेशन है जिससे 73% ऑब्जर्वेशन छोटे है, सही है। यस सर। उससे या छोटे, सही है, उसके बराबर या छोटे। और जो 27% ऑब्जर्वेशन है इस नंबर से, इस 47.5 से बड़े, सही है। सो these were the partition values or fractiles, सही है। these were the computation of partition values from the continuous group data or continuous frequency distribution, सही है। continuous group data भी कह सकते हैं, continuous frequency distribution भी कह सकते हैं, सही है। समझ आई बात? इधर कोई इशू, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, सही है।